नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज फिर हम मुंबई से आपके साथ हाजिर हैं, लेकिन आज रात 8 बजे में हम बात करने वाले हैं बिहार की, जहां एक बार फिर से नीतीश का राज आने वाला है। जी हां, जीतन राम मांझी के इस्तीफे के बाद अब एक बार फिर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो चुका है। नीतीश कुमार 22 तारीख को यानी रविवार को शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि पिछले 14 दिनों से जो हंगामा बिहार की राजनीति में बचा था वो अब शांत होता दिख रहा है। नीतीश कुमार इस लड़ाई में औपचारिक तौर पर जीतते फिलहाल नजर आ रहे हैं। आज शाम को राज्यपाल से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि राज्यपाल ने हमें सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। राज्यपाल ने उनके दावे को स्वीकार किया है, ये कहना है नीतीश कुमार का। नीतीश के मुताबिक शपथ ग्रहण राजभवन के परिसर में होगा और बहुमत साबित करने के लिए उनको 3 हफ्ते का वक्त मिला है, यानी 16 मार्च से पहले उनको बहुमत साबित करना होगा। नीतीश कुमार ने अनेक प्रकार की गड़बड़ियां हो सकती है, मारपीट हो सकता है, इसके चलते वो लोग भी आशंकित रहे और इन सब बातों के बाद हम लोग दिमाग में यही लगा एक ही उपाय है कि हम अपना इस्तीफा दे दें। हम लोगों ने जो उस समय दावा किया था उसी को आज की परिस्थिति में दोहराया है और महामहिम राज्यपाल महोदय ने हम लोगों के दावे को स्वीकार किया और सरकार बनाने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। कई दिनों से सियासी मझधार में घिरे बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की वापसी हो रही है। जीतन राम मांझी के इस्तीफा देने के करीब 7 घंटे बाद नीतीश कुमार राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से मिले। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने बताया कि वो 22 तारीख की शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। 22 को शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण होगा। राज्यपाल ने बहुमत साबित करने के लिए 21 दिन का वक्त दिया है, यानी नई सरकार को 16 मार्च से पहले बहुमत साबित करना होगा। राज्यपाल महोदय ने 3 सप्ताह का समय दिया है, 16 मार्च के पहले। इससे पहले सुबह नारेबाजी और हंगामे के बीच बिहार विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। हालांकि आसार तो इससे भी ज्यादा हंगामे के थे। पटना के जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ चिकित्सा कर्मियों को भी तैयार रखा था, लेकिन इससे पहले कि सदन में शक्ति परीक्षण होता, मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी राजभवन चले गए। वहां उन्होंने राज्यपाल के सचिव को अचानक अपना एक लाइन का इस्तीफा सौंपा और बाहर चले आए। बाद में मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि उन्हें स्पीकर पर भरोसा नहीं था। विरोधी दल की मान्यता को भी उन्होंने समाप्त किया। इस पर हम लोगों को माननीय अध्यक्ष जी के इस आचरण पर संदेह हुआ। मांझी का दावा यह भी है कि उनके पास जेडीयू के 52 विधायकों का समर्थन था। अगर गुप्त मतदान होता तो वो इसे साबित भी कर देते, लेकिन जानकारों का मानना है कि आखिरी दम तक कोशिश करने के बाद भी मांझी अपने 12 बीजेपी के 87 और 4 निर्दलियों के अलावा बाकी विधायकों का जुगाड़ नहीं कर सके। लिहाजा उन्होंने इस्तीफा देने में ही भलाई समझी। लालू यादव ने इस सियासी ड्रामे के पटाक्षेप पर चुटकी लेते हुए कहा कि मांझी ने बीजेपी के चक्कर में पड़कर अपना भविष्य खराब किया। पहले ही मांझी जी को इस्तीफा कर देना चाहिए था। ये बीजेपी के चक्कर में पड़ के अपना भी भविष्य गंवाए। इस नए घटनाक्रम के बाद नीतीश कुमार ने अपने घर विधायकों की बैठक बुलाई। अब तक बीजेपी पर आरोपों की बौछार करते रहे नीतीश आज बिहार की जनता से माफी मांगते नजर आए। मैं फिर सार्वजनिक तौर पर अपने किए की गलती स्वीकार करता हूं और पूरे बिहार वासियों से मैं क्षमा मांगता हूं कि भाई मुझसे गलती हुई, माफ कर दीजिए। अब हम फिर कभी इस तरह के भावना में आकर कोई काम नहीं करेंगे। बहरहाल बिहार में अब मांझी के इस्तीफे को भुनाने का खेल जारी है। बिहार बीजेपी का कहना है कि वो महादलित की सरकार बचाने के लिए तैयार थी, लेकिन नीतीश के सत्ता मोह में मांझी की नाव डुबो दी। पूरा आज जो बिहार के अंदर राजनीतिक संकट पैदा हुआ है, इस राजनीतिक संकट के लिए अगर कोई एक आदमी जिम्मेवार है तो वह है नीतीश कुमार जी। इस पूरे ड्रामे का असली क्लाइमेक्स तकरीबन 6 महीने बाद होने वाले चुनाव में दिखेगा, जब महादलित फैसला करेंगे कि वो किसके साथ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और हमारा सवाल भी आज इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा
नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था लोकसभा चुनावों के बाद अपनी हार की जिम्मेदारी ओढ़ते हुए और जीतन राम मांझी को महादलित का कहते हुए मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन वही मांझी को आज नीतीश कुमार की वजह से अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी है। तो क्या मांझी के इस्तीफे से महादलित वोटर चुनाव में नीतीश को अब नुकसान पहुंचाएंगे? यही है हमारा आज का सवाल। आप अपनी राय हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो टाइप करें IBN7 स्पेस देकर Y और नहीं के लिए टाइप करें IBN7 स्पेस देकर N। हमें 51818 पर अपने SMS भेजें और इस कार्यक्रम के आखिर में यानी करीब रात 9 बजे के आसपास हम दिखाएंगे कि आप क्या सोचते हैं। महादलित वोट बैंक जो नीतीश कुमार अपने लिए बनाना चाहते थे, कहीं वो उनके लिए अब गले की हड्डी तो नहीं बन जाएगा? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे कराता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, जो खुद बिहार से आते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फर्स्ट पोस्ट के पॉलिटिकल एडिटर संजय सिंह मेरे साथ हैं इस वक्त नोएडा स्टूडियो में। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के नेता मीम अफजल साहब आगे जुड़ेंगे। RJD के नेता मनोज झा मेरे साथ हैं। JDU के पूर्व सांसद साबिर अली साहब मेरे साथ हैं और नीरज सिंह जी हैं जो कि JDU के नेता हैं, सांसद हैं, नीतीश कुमार के समर्थक माने जाते हैं। पहला सवाल मैं पूछूं उसके पहले बताना चाहूंगा, आज शुक्रवार था, लग रहा था कि बिहार में जो पॉलिटिकल फिल्म आज रिलीज हो रही है वो सुपर डुपर हिट होगी, उसमें जबरदस्त दिलचस्पी होगी, जबरदस्त हंगामा देखने को मिलेगा। लेकिन फिल्म पर्दे पर आती उसके पहले ही फिल्म के मुख्य किरदार ने कहा कि मुझे ये फिल्म नहीं करनी है और फिल्म रिलीज के पहले ही फ्लॉप हो गई, उतर गई, लग ही नहीं पाई, जनता देख ही नहीं पाई कि किसके पास कितने नंबर हैं, कितने आंकड़े हैं। तो फ्राइडे का जो फिल्मी हंगामा बिहार विधानसभा में होना था वो आज नहीं हो पाया। नीरज सिंह की इसमें फायदा हुआ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। नीरज सिंह जी, बधाई हो आपको। और दूसरा सवाल आपसे ये, धन्यवाद, कि क्या नीतीश कुमार इन 10 महीनों में नीतीश कुमार ने ऐसा क्या पा लिया कि उनकी वो गलती जो थी, उन्होंने मई में जो की थी, जो उन्होंने कुर्सी छोड़ी थी, वो अब गलती दूर हो गई है? क्या बीजेपी का वर्चस्व खत्म हो गया है? क्या नरेंद्र मोदी नाम का जो अश्वमेघ है उसको रुकता देखा दिल्ली में, उनको लगा कि बिहार में वो रोक सकते हैं, इसीलिए वो दोबारा इस कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं? ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को वापस कुर्सी पसंद आ गई? नहीं, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम इसमें यह है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने लोकसभा चुनाव के ध्रुवीकरण के जनादेश के बाद इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा था कि मैं अपने कैबिनेट कलीग को, जो वरीय हैं, उनको विधानमंडल का नया नेता बना रहा हूं और उन्होंने जिम्मेवारी उनको दी। लेकिन आप देखेंगे कि जो माननीय जीतन राम मांझी जी ने भी कहा है, और हमने कभी नहीं कहा कि कौन रिमोट की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेता, बिहार के जो नेता हैं विधानमंडल के, उन लोगों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ये रिमोट से चलते हैं। और जो हमने सुशासन के कार्यक्रम बनाए थे, अब उसमें बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था कि बच्चों के स्कूल के लिए पूरे दुनिया के अंदर रिसर्च हो रहा है कि हमने उनके लिए साइकिल की योजना दी। भाई, बिना कारण का उसमें संशोधन की बात किया जाना, महादलित जिसको एक बुनियादी आधार पर समाज का सबसे वंचित तबका, हमने एक सर्वे करवा करके उनका वर्गीकरण किया और उनके लिए ठोस योजनाएं बनाई, उसमें भी छेड़छाड़। तो भाई, बिहार के अंदर में जो रोड मैप बना हुआ था, यही कमिटमेंट हमारा था कि रोड मैप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। लेकिन रोड मैप के साथ भी छेड़छाड़ होने लगा और ये अब तो स्पष्ट हो गया है किसके इशारे पर हो रहा था। 12 सदस्यों की सरकार चल रही थी, विधानसभा सदस्यों की, और ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे थे। किसके भरोसे चल रही थी 13-14 दिन तक बिहार की सरकार? ये महत्वपूर्ण पक्ष। शाहनवाज हुसैन, कौन जिम्मेवार है दीजिए? इसके लिए? आप लोग पे सीधा आक्षेप। देखिए, ये जो बातें की जा रही है, आज सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो नीतीश कुमार जी का, और सबसे ज्यादा वोटों का नुकसान भी हुआ है तो जनता दल यूनाइटेड का। सवाल ये है कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में नीतीश कुमार जी पहले बीजेपी JDU के नेता के तौर पर मैंडेट लिया था। जनता दल ने राजद के खिलाफ, नीतीश कुमार जी ने उसको जंगल राज, आतंक राज और लालू जी के खिलाफ पूरी यात्रा निकालकर जनता से समर्थन मांगा था। उनको गठबंधन के नेता के तौर पर मौका मिला था।
लेकिन वो गठबंधन के नेता के तौर पे नहीं, जदयू के नेता के तौर पर उनको लोगों ने चढ़ा दिया। आप तो पीएम मटेरियल हैं, और पूरे बिहार की भी पार्टी नहीं थे, अकेले गठबंधन में लड़ते थे, लेकिन लोगों ने कह दिया कि आप पीएम मटेरियल हैं। तो पीएम बनने की ख्वाब में उन्होंने जेडीयू, उस बीजेपी से जो भारतीय जनता पार्टी अयोध्या आंदोलन में शामिल रही, तब सांप्रदायिक नहीं दिखती थी। अटल जी, अडवाणी जी उनको जो संघ के प्रचारक रहे, जब वो नेता थे तो सांप्रदायिक नहीं दिखते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी उनको सांप्रदायिक दिखने लगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी में वो आड़े आने लगे। तो ये बीजेपी को उस वक्त उन्होंने सेकुलर माना जब बीजेपी के साथ थे, और नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने छोड़ दिया। चुनाव के बाद वो चुनाव में कहते थे नरेंद्र मोदी की हवा ब्लोअर की हवा है, और फिर नरेंद्र मोदी जब जीत गए तो इनको झिझक हुई। इस झिझक में इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि ये दूसरों का ताना सुन नहीं सकते थे। छोड़ दिया, कहा कि महादलित समाज के व्यक्ति को बना रहे हैं। ढिंढोरा पीटा गया कि देखिए सामाजिक क्रांति कर दी, महादलित समाज के व्यक्ति बनाए गए। और जब बनाया तो रिमोट से चलाने लगे। मैं कंप्लीट कर लूं, पूरे 1 घंटा में मत बोलवाइए, लेकिन मेरी बात एक कह दीजिए कि इन्होंने जब बनाया उनको, तो उनको काम करने देते, काम करने नहीं दिया। सारे मंत्री उनके साथ थे, वही मंत्री जो नीतीश कुमार जी के मंत्री थे, जदयू की सरकार है। तो आज सवाल है कि आपने महादलित को बनाया क्यों, और जब बनाया तो हटाया क्यों? आपके मन में इच्छा जग, बिल्कुल यही मैंने सवाल पूछा था नीरज सिंह से। मैं एक लाइन, यही मैंने सवाल पूछा था नीरज सिंह से। चले गए शाहनवाज जी, नहीं, रुमाल रख के, 1 मिनट, रुमाल रख के चले गए कि लीजिए मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं, अब मैं आऊंगा तो रुमाल उठा के फिर बैठ जाऊंगा, आप हट जाइएगा। ये नहीं चलेगा। बिहार के अंदर महादलित समाज का अपमान हुआ है। यही महादलित नाम का जो उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड चलने की कोशिश की, और जिसके पीछे उन्होंने लालू यादव को भी खड़ा कर लिया। मैं शाहनवाज जी 1 मिनट आता हूं। शाहनवाज जी मेरी रिक्वेस्ट है, मैं 3 बार रुका हूं, आप 1 बार रुक जाइए। आप 1 बार रुक जाइए शाहनवाज जी, मैं 3 बार रुका हूं। मैं आऊंगा आपके पास, डिबेट अभी ओपन कर रहे हैं, बाकी सब लोग भी हैं, अच्छा ही लगता है। आप तो मेहमान नवाजी के, आपसे अच्छा कौन जानता है। मनोज झा, जिस महादलित के पीछे आप लोग खड़े हो रहे चाह रहे थे, उस महादलित को आप लोगों ने ही निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। तो ये आपको लगता नहीं कि आप लोगों ने ओखली में सर दे दिया और जबरदस्ती मूसल आपके सर पर पड़ा है? मैं इसको ना मुहावरे से समझना चाहूंगा, ना किसी व्यक्ति की संज्ञा के माध्यम से समझना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि कई दल होते हैं, उनका एक यूएसपी होता है, उनका एक सामाजिक आधार होता है। हम जैसे जो दल जो विलय की प्रक्रिया में काफी आगे बढ़ चुके हैं, और शायद बहुत डिस्टर्बिंग शाहनवाज जी लोगों को लगा, तभी से उन्होंने जीतन राम मांझी जी पे डोरे डालने शुरू किए, और डोरे ही नहीं डाले, डोरा डाल दिया। तो मैं समझता हूं कि व्यक्ति निमित्त मात्र होता है सामाजिक आधारों की लड़ाई में, सामाजिक न्याय की लड़ाई में। इसलिए अगर आप इसको ये बना देते हैं कि मांझी जी की वजह से महादलित वोट का नुकसान होगा, तो आपकी कैसे भाजपा आभिजात्य कुलीन अधिकारों की पार्टी रही है। चाहे वो लाख कुछ कह लें, उनका पूरा वर्ग दर्शन वर्णाश्रम धर्म से निर्धारित होता है अभी भी। और चाहे वो लाख संविधान की दुहाई दें, वो संघ के विधान से चलना चाहते हैं। ये शाहनवाज भाई शायद ना चलना चाहें, उनकी मजबूरी हो जाए, लेकिन ये चलते हैं। लेकिन मूलतः आपको देखना होगा कि क्या बिहार ये तस्वीरें डिजर्व करता था, क्या बिहार इसका पात्र था। अगर एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट हुई है बिहार में बीते दिनों में, पीछे 3 हफ्ते में कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिसिट हुई है, इसके लिए मौलिक रूप से बिहार की भाजपा नहीं, दिल्ली की भाजपा, जिन्होंने किरण बेदी वाला एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ही जीतन राम मांझी जी वाला एक्सपेरिमेंट किया। और अगर ये प्रयोग असफल हुआ है तो शाहनवाज भाई लोगों का दोष नहीं है, ये अमित शाह जी और मोदी जी के प्रयोग का असफल होना है। बिहार प्रगतिशील समाज है, बिहार इनके लिए दिल्ली से बेहतर नतीजे देगा। आप चीजों को एक नया ट्विस्ट, नया दूसरा फेंकने की कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड कप के सीजन में। और मैं इस वक्त स्क्रीन पर जो 6 चेहरे देख रहा हूं, मैं अपने आप को माइनस कर लूं तो 5 चेहरे देख रहा हूं, संजय सिंह को भी हटा लूं तो जो 4 चेहरे देख रहा हूं। मनोज जी, ये बेहद दिलचस्प तस्वीर है इस वक्त भारतीय राजनीति में। वो शाहनवाज जो नीरज सिंह के साथ गले में हाथ डाल के घूमते थे, वो शाहनवाज नीरज सिंह को दुश्मन नंबर 1 बता रहे हैं। वो मनोज झा जो नीरज सिंह को पसंद नहीं करते थे, राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, वो मनोज झा आज नीरज सिंह के साथ खड़े हैं। तो पिछले 1.5 साल में बिहार की राजनीति ने टिप्सी टर्वी हो गई है, पूरी उल्टी हो चुकी है। लालू नीतीश एक साथ मिलकर सरकार चलाने वाले हैं। सुमित भाई 30 सेकंड
सुमित 30 सेकंड का वक्त दीजिए, सिर्फ 30 सेकंड का वक्त दीजिए। सुमित भाई मैं मानता हूं, नहीं सुमित भाई 30 सेकंड का वक्त ले रहा हूं। मैं मानता हूं कि हमारे विरोध थे, मैं मानता हूं हमने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन क्या आप चाहेंगे कि हिंदुस्तान की राजनीति 26 मई के बाद एक पिंजड़े में कैद हो जाए, एक फ्रिजिड फोटो फ्रेम में चली जाए? मैं इनकार नहीं करता हूं कि मोदी जी और अमित शाह जी की बात से इस देश की राजनीति बदली है। सामाजिक सरोकारों की बात करना बेमानी हो गया है। चमचमाते खनकते पूंजी को गोद में बिठा के बात कीजिए, अरे ये भी तो वही विकास है। मनोज जी, I can differ here. I'm totally differ here from you because इसकी साफ-साफ दो बातें हैं कि आप भी तो अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस कर रहे हैं। साबिर अली को लाना चाहूंगा डिबेट में, साबिर अली को लाना चाहूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं मनोज झा ये बात आपको, आप नीतीश कुमार को, कि आप लोग जो जिंदगी भर लड़ते रहे, ताउम्र आपकी राजनीतिक लड़ाई चलती रही, आज मौका परस्त राजनीति आप लोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की वजह से, उनके बढ़ते हुए प्रभुत्व की वजह से। साबिर अली आपका कमेंट, उसके बाद संजय सिंह आपके पास आ रहा हूं। साबिर अली जी। सुमित जी बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम मैं समझता हूं कि दल की कितनी अहमियत होती है, और मेरा खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं यूं कहूं कि दो बातें हैं। आज की जो डिबेट है वो बिहार और नीतीश कुमार, ये डिबेट का मेन मुद्दा है। मैं उससे नहीं भटकूंगा, यकीन दिलाता हूं। मैं मेरे बड़े भाई हमारे नीरज जी को मैं सुन रहा था, मैं इनकी बड़ी आदर करता हूं, और शहनवाज साहब तो बड़े कद्दावर नेता हैं बिहार के, भाजपा के, पूरे देश के हैं, और झा जी भी बहुत शालीनता से बड़ी अच्छी बात रखते हैं। खैर मैं अपनी बात पर आ जाऊं। मैं अपनी बात को यहां से शुरू करूं कि नीतीश कुमार जी जो नैतिकता की बात करते हैं, क्या नैतिकता यह है कि आपने पहली बार सीएम की ओथ ली, उसके फौरन बाद एक पार्टी को तोड़ते हैं जिसका नाम लोजपा है। आपने उसके बाद फिर पार्टी तोड़ी जिसका नाम आरजेडी है, उसके बाद फिर आपने तोड़ी, वो फिर लोजपा थी, ये पार्टी तोड़े। दूसरी बात, क्या नीतीश कुमार जी ने स्वयं आज तक अपनी राजनीति अकेले की क्या? मेरी जहां तक स्मरण है उसमें यह साफ है कि नीतीश कुमार ने अकेले राजनीति कभी नहीं की। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर के कंधे पर, उसके बाद लालू यादव के कंधे पर, उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस के कंधे पर, उसके बाद भाजपा के कंधे पर, और फिर अभी लालू यादव के कंधे पर, और एक बची थी पार्टी वो कांग्रेस, अब उसके कंधे पर भी सवार हो गए। इन सबों को आज तक जिनके कंधे पर नीतीश कुमार सवार हुए, उनके कंधे को कत्ल करके और अपने गोद में लेकर उसके बाहर हो गए। अगर ये सच नहीं हो तो मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांग लूंगा। और नैतिकता की जो बात करते हैं, जिस नैतिकता पर उन्होंने, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि नीतीश कुमार इन तमाम गठबंधनों में रहे अपनी राजनीतिक करियर में, लेकिन ये बात आज आप इसलिए कह रहे हैं साबिर अली, क्योंकि नीतीश कुमार ने आपको राज्यसभा में दोबारा नहीं भेजा। ये बात साबिर अली के मन से तब निकल रही है जब साबिर अली को नीतीश कुमार ने पार्टी से अलग कर दिया, वरना साबिर अली उसी नीतीश कुमार के साथ मिलकर सांसद बनने की कोशिश कर रहे थे। आप बिल्कुल सही फरमाया। मैं वो शख्स हूं कि मैं कबूल करूंगा कि मैं नीतीश कुमार से अपना हक मांग रहा था। मैं राजनीति में किसी का बधवा मजदूर नहीं हो सकता, और नीतीश कुमार के जितने एमपी आज तक अभी हैं, मैं दावे के साथ नीतीश कुमार को चुनौती पूर्वक कहता हूं, नीरज कुमार जी बैठे हैं, कि एक को खड़ा कर दें कि मेरे से ज्यादा अगर कोई काम उस पार्टी में किया होगा तो साबिर अली राजनीति से संन्यास ले लेगा। तो मुझे हक नहीं मिलेगा, मैं बदवा मजदूर हूं क्या? ये डिबेट साबिर अली के राजनीतिक प्रोफाइल को लेकर नहीं कर रहा हूं मैं। महादलित वोट बैंक जो क्रिएट करने की कोशिश की नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति में, एक और आ रहा हूं साबिर अली साहब, आ रहा हूं संजय सिंह, महादलित वोट बैंक जो क्रिएट करने की कोशिश की नीतीश कुमार ने, आज वही महादलित वोट बैंक इस 14 दिनों के घटनाक्रम के बाद मैं आपकी राजनीतिक दृष्टि से जानना चाहूंगा, क्या वो नीतीश कुमार को अपना अगुवा मानेगा? क्योंकि जीतन मांझी को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया है। देखिए सुमित, एक बात तो आप दोनों ही चीज सही कह रहे हैं कि ये जो वोट बैंक है, महादलित वोट बैंक, और महादलित नाम भी वो शायद नीतीश कुमार के शासनकाल के दरमियान आया, और उन्होंने इस पे, और दूसरा मुस्लिम समाज में जो पसमंदा वो वर्ग है उसके लिए उन्होंने काफी काम किया, उसको कल्टिवेट किया कॉन्शियसली पिछले 10 साल में। जीतन राम मांझी को बनाने के बाद और उसके बाद का जो प्रकरण चला, उसमें कोई चाहे न चाहे एक चीज की आपको दाद देनी पड़ेगी कि भले ही आप जीतन राम मांझी बहुत सारे चीज कह रहे हैं, उस पर आप हंसी कर सकते हैं, चुटकी ले सकते हैं, या चीफ मिनिस्टर उनके काम पे काफी विवाद कर सकते हैं, वो डिजास्टर्स वो चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल था, लेकिन वो नेता बन गए।
देखिए, एक समय में आप काफी डिबेट करते थे लालू यादव के शासनकाल को, लेकिन लालू यादव का जो कनेक्ट था लोगों के साथ, वो कनेक्ट काफी स्ट्रांग था। अभी जैसा कम से कम लग रहा है कि इस समय में जीतन राम मांझी का एक जनता के साथ जो उनका वर्ग है, जो महादलित वर्ग है, उसमें वो एक नेता बन गए हैं। और बिहार की राजनीति में जैसे 3 या 4 या 5 लोगों के नाम लिए जाते थे, उसमें एक तस्वीर जीतन राम मांझी की भी आ गई है। तो बीजेपी सीधे सीधे जीतन राम मांझी को इसलिए वो सपोर्ट कर रही थी, वो कोई बहुत प्यार वो नहीं था, वो सीधा एक वोट का सवाल है। और बाकी उनका और जो नीतीश कुमार का पारस्परिक वो है, या मोदी और नीतीश कुमार का एक दूसरे के प्रति वो जो मतलब पर्सनल एक ईगो का बैटल हो गया था और पार्टियों का जो हुआ था, वो इतिहास सबके सामने है। संजय, 1 मिनट में शाहनवाज जी को इंक्लूड करूं। आपने बीजेपी को इशारा किया। शाहनवाज, क्या जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ शामिल होने वाले हैं? क्या जीतन राम मांझी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरे हो सकते हैं? महादलित का कह के आप लोगों ने कल समर्थन दिया था उनको। सुमित जी, हम तो ये सोच रहे थे कि साबिर अली साहब के सवालों का जवाब नीरज जी देंगे, लेकिन सवाल दूसरी तरफ आ गया है। और आप जानते हैं कि एक गठबंधन के एक ही दल, अब तो मनोज झा साहब राजद के पढ़े लिखे नेता हैं, और इसलिए मैं डिबेट पर राजी होता हूं जब कहा जाता है कि मनोज झा जी हैं, क्योंकि इनके कई प्रवक्ता आकर ऐसा बयान देते हैं कि आने में भी डर लगता है पैनल पे। तो मैं ये सोच रहा था कि जवाब साबिर अली साहब का जवाब नीरज जी तो दे दें, उसके बाद दूसरा टॉपिक शाहनवाज जी, मैं उस पर आ जाऊंगा। जो मैंने पूछा आप उससे क्यों भटक रहे हैं? जो मैंने पूछा उससे आप क्यों भटक रहे हैं? जवाब देना नहीं चाहते या बचना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बचता नहीं हूँ। पार्टी ने मुझे इसलिए तो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बनाया है, मुझे हर सवालों का जवाब दीजिए ना। फिर जवाबों से बचना नहीं। जीतन मांझी आपका चेहरा होंगे, सवालों को भी महादलित, और आपके सवालों को भी शर्मिंदा नहीं करना है, उसका जवाब भी देना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, कुर्सी मिली है, वोटर भाग गया है। 6 महीने के लिए वो रह सकते हैं, मुबारक हो उनको, नीरज जी को। और उनके नए रिश्तेदार हैं मनोज झा जी, मतलब लालू जी, जिनके खिलाफ लड़ते रहे ये लोग। नीरज जी का एक से एक बयान हमने सुना है, और मनोज झा जी का भी एक से एक बयान हमने जेडीयू के लिए सुना है। जब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं शाहनवाज भाई, इनके दल मैं माफी चाहता हूं, फिर मैं इंटरवीन करूंगा। आप अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं भी अच्छा एंकर बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं वापस सवाल पे लेके आ रहा हूँ। जीतन मांझी बीजेपी का चेहरा होंगे या नहीं होंगे? हाँ या ना बोल दीजिए अभी। एक तो मुबारक, हम वाजपेयी जी के सिपाही हैं, कहते हैं ना छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, तो बड़े मन से थोड़ा बधाई तो इनको देने दीजिए। राजनीति में प्रतिद्वंदिता होती है, कोई ऐसी दुश्मनी तो है नहीं। आप फंस गए, बधाई दे दी। शाहनवाज भाई आप फंस रहे हैं, इसीलिए आप बचना चाह रहे हैं। नहीं, इसी महादलित को आप मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन दे रहे थे। आज आप बीजेपी में बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा उनको नहीं बना रहे। नहीं, जीतन राम मांझी कहाँ जाएंगे, क्या तय करेंगे, वो उनको तय करना है। बीजेपी ने तय किया कि हम एक गरीब के साथ, महादलित परिवार के कमजोर नेता के साथ, न्याय के साथ खड़े रहेंगे। हम खड़े रहे। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, तय करता है। जब चुनाव का ऐलान होगा तो इनको जो सरप्राइज चाहिए वो मिल जाएगा। चलिए, पार्टी का प्रवक्ता ये कह रहा है, ठीक है, सरप्राइज मिल जाएगा। मनोज झा, मैं ब्रेक में जाऊं उसके पहले कमेंट आपका लूंगा। मुझे बताया जा रहा है कि आप 8:30 पे चले जाएंगे। मनोज मैं कहीं जाना, ऐसा ना करें। सुमित जी, आज सुमित जी कल भी कहीं जा रहे थे। नहीं, अरे बहुत बिजी है सर। शाहनवाज भाई, मनोज जी बोलिए। मनोज भाई फटाफट बोलिए, ब्रेक में जाना मुझे। नहीं शाहनवाज भाई, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। मैं इत्तेफाक रखता हूं शाहनवाज भाई की बात से कि पार्लियामेंट्री बोर्ड इनका डिसीजन लेगा, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि वो डिसीजन, बावजूद मैं भाजपा विरोधी हूं, कि वो दिल्ली की तरह का डिसीजन ना हो, पहली चीज। और दूसरी चीज, जीतन राम मांझी, मैं समझता हूं जो कुछ हुआ, भाजपा ने उनसे जो कुछ भी करवाया। एक निदा फाजली साहब ने कहा था बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, कांधे पे रख हल और काम पे चल, जो हुआ सो हुआ। यही गुजारिश हमारी जीतन राम मांझी जी से भी है। एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार संग्राम में फंसा हुआ है और एक बहुत बढ़िया ट्वीट आया मेरे पास। बिहार में जिस तरीके से राजनीति बदलती जा रही है,
लिखा है किसी ने, मौका परस्त राजनीति का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है बिहार। किस तरीके से बीजेपी और नीतीश कुमार अलग हो गए, नीतीश कुमार और लालू जो हमेशा अलग रहे वो एक हो चुके हैं उसी बीजेपी को रोकने के लिए। जीतन राम मांझी को पसंद नहीं कर रही थी बीजेपी, आज बीजेपी उसी जीतन राम मांझी को पसंद कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ मुलायम और लालू आपस में शादियों के रिश्ते कर रहे हैं। तो जो मौका परस्त चीजें हैं ये किसी ने इशारे में लिखा है। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले बताऊं हमारा सवाल भी आज इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल बहुत सीधा सा है। हमने आज पूछा है कि जिस महादलित जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया था, आज उसी महादलित को उन्हीं नीतीश कुमार ने बाहर का रास्ता दिखाया है। तो क्या मांझी के इस्तीफे से महादलित वोटर चुनावों में नीतीश को अब नुकसान पहुंचा सकता है? आपके सवालों का, आपके जवाबों का मुझे इंतजार है। आप 51818 पर SMS के जरिए बता सकते हैं। आगे बढ़ूं, अब अपने मेहमानों के बारे में बताता हूं। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। शाहनवाज हुसैन है, संजय सिंह है, जेडीयू की तरफ से नीरज सिंह मेरे साथ हैं और साबिर अली साहब जो कि जेडीयू के पूर्व सांसद हैं। आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी नजर डालते हैं फटाफट कि आज दिन भर बिहार असेंबली में किस तरीके से सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर में 12-1 बजे तक क्या हंगामा चला। वो एक तस्वीर पटना की कुछ खास चेहरों के बारे में। जो गुप्त मतदान कराने की स्थिति में नहीं है, चूंकि कल बोल भी चुके कि संविधान में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि हम गुप्त मतदान कराएं। सब बातों के बाद हम लोग दिमाग में यही लगा, एक ही उपाय है कि हम अपना इस्तीफा दे दें। भीष्म पितामह की तरह कि द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था और भीष्म पितामह देख रहे थे, उसी प्रकार से गालियां दी जा रही थी, काम करने से रोका जा रहा था, उसके बावजूद भी अपने श्री मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी से सरकार बनाना चाहते थे, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से, लेकिन जितना हो सकता था उतना उन लोगों ने यत्न करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। सब लोगों की आवाज को सुनकर हम दोबारा काम करने के लिए तैयार हुए और जब तैयार हुए तो पूरे मन से तैयार हुए हैं और फ्रंट से लीड करेंगे। ये 5 बार उनको कान पकड़कर बिहार की जनता से माफी मांगना पड़ेगा। उनको लग रहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल हूं, कि अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगा और दिल्ली की जनता ने माफ कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल ने एक गलती किया था, इन्होंने 5 गलती करके बिहार को इस जगह पहुंचा दिया। एक नई सुबह हुई है और उस सुबह में हम लोग आज फिर प्रफुल्लित हो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पुनः सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय के सामने इस तरह से एक पोस्टर लगाया गया है, अपमान की कहानी। पहला नंबर जो दिया गया है बीपी सिंह के साथ, फिर बीपी को चुनौती, दूसरा है लालू के साथ, लालू को चुनौती। पहले ही मांझी जी को इस्तीफा कर देना चाहिए था। ये बीजेपी के चक्कर में पड़ के अपना भी भविष्य गंवाए। खैर जो भी हुआ स्वागत है। एक राजनीतिक महादलित की राजनीतिक हत्या करने पर उतारू हैं, जबकि अपने को सामाजिक न्याय के पुरोधा करते हैं। तो सुना आपने बिहार के नेताओं की जुबानी क्या कुछ बिहार में आज घटनाक्रम रहा। नीरज सिंह जी, मैं आपको लाना चाहूंगा डिबेट में। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि साबिर अली ने कुछ सवाल खड़े किए थे नीतीश कुमार के राजनीतिक व्यक्तित्व पर, जवाब दे दीजिए उनका आप। शाहनवाज हुसैन भी इंतजार कर रहे हैं। बिहार, अरे पूरा देश जानता है ना माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक क्षमता के बारे में, पूरा देश जानता है। कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। मैं आपको सुमित जी केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार में मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण भी बिहार कोटे के मंत्री रहे। बता दीजिए कि एक भी नेता के बारे में
भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के तमाम लोग, उन लोगों ने कोई मंतव्य दिया हो उनके बारे में कि बेहतर काम करते हैं? और मैं ये जरूर जानना चाहता हूं, ये महादलित प्रेम कैसा है? ये यही मैं एक मिनट के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। महादलित तो तीसरी बार बने बिहार के सीएम, और स्पीकर तो आजादी के बाद पहली बार बने। कैसा अपमान आपने किया? और दूसरा, जो हमारा नई चुनौतियां हैं, जिस चुनौतियों के आधार पर गैर भाजपा मोर्चे के बनाने की बात हम कर रहे हैं और उस दिशा में हमने काम किया, वो जनादेश विधानसभा उपचुनाव में भी मिला सब। और आपने रामविलास जी के साथ गठबंधन किया, राम कृपाल यादव के साथ को मंत्रिपरिषद में स्थान दिया। शाहनवाज जी, ये बताइए कि माननीय नरेंद्र मोदी के लिए कौन कौन स्तुति गान आपके पास आने के पहले वो किए थे, उसको स्वीकार कीजिए। और दूसरा, अगर महादलितों के प्रति असीम प्रेम आपको है तो सबसे वरीयतम विधायक है विधानमंडल में सत्यदेव नारायण आर्या जी, तो उनको विधानमंडल का नेता क्यों नहीं बना दिए? सचेतक तक नहीं बनाते हैं भाई। शाहनवाज जी जवाब दीजिए, मैं सामने वाले के पास आता हूं। शाहनवाज जी का जवाब देता हूं। मुखौटा कहा है, आपसे ज्यादा कोई अपमान नहीं किया। सुशील मोदी जी ने मुखौटा कहा, सुशील मोदी जी ने कहा कि बिहार शाहनवाज जी जवाब दीजिए। मिल कर दी, आखिर क्या? अरे वो चुप होंगे तब ना जवाब दूंगा, बीच में कैसे बोलूंगा भाई? आप बोलिए ना, आप बोलिए। कुछ अरे मैं ऐसे नहीं बोल सकता, इसलिए मैं कहता हूँ कि नीरज जी वक्ता लोग बुलाइए तो बता दिया कीजिए। उन लोगों को आदत है लंबा बोलने का, मैं कैसे बीच में बोलूंगा? अब तो बोलिए, अब तो आप ही दिख रहे हैं, अपने आप को देख भी रहे हैं आप, अब बोलिए। देखिए, सवाल ये है कि नीरज जी ने जोश में हैं, आज इस सरकार में है, बहुत जोर से बात कर रहे हैं, और एक बात और कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे तो हम हवाई जहाज मंत्री थे, नीरज जी उनके साथ बराबर के कैबिनेट मंत्री थे, अल्पसंख्यक हैं लेकिन बराबरी में थे। और शरद यादव जी से वो विभाग लेके अटल जी ने हमको दिया था। तो ये सब बात अब मत शुरू कीजिए कि कौन विभाग के मंत्री की कितनी इज्जत थी कितनी नहीं थी। अटल जी ने उनको रेल मंत्री बनाया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे। और अटल जी अडवाणी जी ने उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया तो 67 एमएलए थे बीजेपी के, 34 थे नीरज जी आप बोल सकते हैं के, तब भी बनाया। अपनी बात कंटिन्यू करें। दूसरी बात, आज साबिर अली साहब के सवाल का जवाब इनसे कहा था तो ये कोई और बात शुरू कर दिए। साबिर अली साहब के सवाल का जवाब नहीं है। आपने जॉर्ज साहब के साथ क्या किया, दिग्विजय सिंह के साथ क्या किया? जिसने साथ दिया उसके साथ धोखा किया कि नहीं नीतीश कुमार जी ने? जॉर्ज साहब ने पार्टी बनाई, आखिर में उनको रोना पड़ा और आज बीमार हो गए। दिग्विजय सिंह को ऐसा शौक लगा कि दुनिया में नहीं है। आप बीजेपी को धोखा दिया, लालू यादव के साथ चले, लालू यादव की पार्टी को तोड़ा, रामविलास पासवान की पार्टी को खा गए। जवाब दीजिए नीरज सिंह जवाब दीजिए, फिर मैं साबिर अली के पास जाऊंगा। लालू यादव, साबिर अली काफी धैर्य से सुन रहे हैं। लालू यादव की ठीक है, शाहनवाज आपने बिल्कुल ठीक कहा और यही बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। आपने अगर शाहनवाज के आरोपों को सही बताऊं नीरज सिंह जी, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कि आपने जिसका साथ लिया उसको आपने धोखा दिया। जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह और लालू यादव वगैरह वगैरह वगैरह, क्या महादलित को भी धोखा दिया है आपने? नहीं, उनसे जरा पूछिए माननीय शाहनवाज हुसैन जी से, बाबूलाल मरांडी के साथ क्या व्यवहार किए? अरे बगल में झारखंड है, बाबूलाल मरांडी को आपने मुख्यमंत्री बनाया था। सवालों का जवाब दीजिए। वो समाज के वंचित समूह के आदमी थे, आदिवासी थे ना, आपने उनको क्यों तोड़ा? उनके विधायकों को क्यों तोड़ा? अर्जुन मुंडा भी आदिवासी तात्कालिक घटना है, तात्कालिक घटना है, बताइए। और दूसरा, शाहनवाज जी आप केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जन सदस्य थे, हम भी नीतीश कुमार जी के साथ थे। आप बताइए कि अटल जी ने नीतीश कुमार जी की प्रशंसा में अपनी बातें कही है कि नहीं? और आप अटल जी ने तो शरद यादव की भी प्रशंसा की। आप शरद यादव के बारे में बताइए, शरद यादव की भी प्रशंसा। नीरज जी में जाएंगे ना, अपने मन में मिट्टू मत बनी। नीरज जी शरद यादव का नाम नहीं ले रहे हैं, शरद यादव का सम्मान नहीं किया। अरे मैं शरद यादव को क्यों अपमानित कर रहे हैं? नहीं, शरद जी को नहीं, क्यों अपमानित कर रहे हैं उनको? आडवाणी जी ने शरद जी का आपने क्या सम्मान उनको दिया, ये बताइए ना। इसलिए मैं कहता हूं कि दल की बैठक में जाने के तैयार नहीं थे। मैं आपसे कह रहा हूं, क्या बोल रहे हैं भाई? अटल जी एक मिनट नीरज जी, शाहनवाज जी, एक मिनट। आप दोनों से मैं दरखास्त करूंगा,
1 मिनट धैर्य से काम करें, बारी बारी से बोले, वरना एक ही बात भी नहीं जा रही है, सिर्फ शोर टीवी पे जा रहा है। शाहनवाज जी आपकी बात ठीक है। नीरज जी मैं आप दोनों को, मैं आप दोनों अगर शांत नहीं होंगे तो मैं साबिर अली के पास जाऊंगा। साबिर अली साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं वापस अपने मुद्दे पे लौट रहा हूं, अपने सवाल पे लौट रहा हूं जो हमने जनता से पूछा है। मुझे बहुत ज्यादा अपने ट्विटर अकाउंट पे ढेर सारे रिएक्शंस मिल रहे हैं। साबिर अली, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या महादलित बिहार का अब नीतीश कुमार के साथ खड़ा होगा या वो किसी और को वोट देगा, मांझी को वोट देगा? देखिए, आज के तारीख में निस्संदेह मांझी जी महादलित के बहुत बड़े कद्दावर निदा हो गए हैं। अगर इससे कोई इनकार करता है तो मैं समझता हूं कि सरजमीन की जो हकीकत है उससे मुंह फेरता है। अभी नीरज जी ने कहा, 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े नेता है। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि हम लोग तो राजनीति के छात्र हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी राजनीति के उस्ताद हैं। लेकिन उस्ताद की 2 शब्द आते हैं कि अगर अच्छे शब्दों में लिया जाए तो इसका बहुत अच्छा माना है, लेकिन अगर बैंक पे कर दी जाए तो इसकी माने बदल जाते हैं। तो वो नीतीश कुमार जी राजनीति के उस्ताद है। और एक बात और का तो सिर्फ आधी मिनट की, मैं 10 सेकंड की, कि नीरज कुमार जी पैर की झनकार से, ठुमके की आवाज से झनकार निकल सकती है, मोहम्मद रफी की गले की जो सुरीली आवाज नहीं निकल सकती। जवाब दीजिए नीरज कुमार जी। किस प्रश्न का जवाब बताइए तो सुमित जी, कौन सा ऐसा प्रश्न है? महादलित नीतीश कुमार को आज क्यों वोट देगा? वो महादलित जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया, उस महादलित को आपने किनारे कर दिया। वो महादलित के अपने तरीके से एड्रेस कर रहे थे मांझी साहब, उनको एक भारतीय राजनीति में इंपॉर्टेंस देने की कोशिश कर रहे थे। आज वही महादलित मुख्यमंत्री को आपने अलग कर दिया। तो महादलित जो है वो आपको वोट क्यों देगा नीतीश कुमार को? मैं 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा। इसमें महादलित का सृजन भी हमने किया और महादलित समुदाय के जो विधायक हैं, वो नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हुए। दूसरा, जो महादलित हमने बनाया था, आपको विधायक चाहिए कि महादलित की जनता चाहिए, महादलित के समर्थक चाहिए? नहीं, पूरी बात मुझे कहने दीजिए ना। मैंने उनके रोजगार के अवसर सृजित किए और कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो ये महादलित का प्रेम दिखाती है, तो ये तो देख रहा है बिहार ना कि आजादी के बाद पहली बार स्पीकर कोई बना बिहार विधानसभा का। आपने महादलित से पासवान को किनारे रखा था, पासवान जाति को किनारे रखा था, मांझी साहब ने उसमें इंक्लूड किया। तो अब नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो पासवान समुदाय को वापस बाहर कर देंगे क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ है, रामविलास पासवान नाम का शख्स। नहीं, ये सवाल नहीं है। क्यों नहीं है? माननीय नीतीश कुमार जी ने आयोग का गठन करके उनका सर्वे रिपोर्ट मंगवाया और उस रिपोर्ट के आधार पर महादलित तो ये भी चीज कहेगा ना, कल सवाल उसके लिए भी खड़ा होगा ना कि हमारी विशेष सुविधाओं को कर्टेल करने के लिए आपने उसको मिक्स कर दिया। तो ये तो हम ले जाएंगे। और ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण संजय सिंह, एक लास्ट कमेंट में आप करूंगा। संजय सिंह नहीं, नीरज सिंह जी, आप मान लिया मेरा वक्त की कमी है। संजय सिंह, कुल मिलाकर अगर मैं इस पूरी चर्चा को और बिहार की राजनीति को आपके नजरिए से समझना चाहूं, क्या महादलित को अब वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं नीतीश कुमार इन अगले 6 महीनों में जब वो मुख्यमंत्री रहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से सुमित, नीतीश कुमार को इसका नुकसान होगा, उसका खामियाजा उनको भुगतना होगा, वो वोट उनसे खिसकेगा। दूसरा है, कोई भी जाति में या उसमें प्रतीक चिन्ह की तरह कोई नेता उभर करके आता है, वो संख्या अभी उनके पास है महादलित की। उदय नारायण चौधरी को भी जेडीयू एज महादलित वो पेश कर रही है। लेकिन एक देखिए, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, बीजेपी को जाट के वोट सारे जगह मिले थे लेकिन दिल्ली चुनाव में नहीं मिले। ये माहौल पिछले बार से अगर अभी का कंपेयर करेंगे तो वो कंपैरिजन शायद अगर कोई कर रहा है तो वो मिसलीडिंग हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि नीतीश कुमार, जो साबिर अली साहब जो बात कह रहे थे, फैक्चुअली वो चीजें करेक्ट है। एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है सुमित यहां से, कि नीतीश कुमार का यहां से जो कार्यकाल शुरू होगा वो कैसे, वो लेके उनके पास समय काफी कम है, डिलीवरी का टाइम काफी कम है। बीजेपी एक उस तरह के आज्ञाकारी सहयोगी की तरह थी जो लगभग एक पार्टी की तरह उनके साथ थी। डिप्टी सीएम भी उस समय कुछ नहीं कहते थे, पार्टी भी उनको मतलब खाने पे भी बुलाया, उसके बाद भी नहीं वो बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया।
लेकिन यहाँ पे उनके साथ आरजेडी की कंपल्शंस होंगी, इसके साथ कांग्रेस की कंपल्शंस होगी। नीतीश कुमार के लिए ये चुनौती है और सबको चुनाव में जाना है। संजय सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लालू यादव को भी चुनाव लड़ना है, मुख्यमंत्री बनना है, बीजेपी को भी चुनाव लड़ना है, मुख्यमंत्री बनना है, और कांग्रेस के भी अपने एस्पिरेशंस हैं। मैं माफी चाहता हूं, वक्त की कमी है। शाहनवाज भाई, नीरज सिंह जी, साबिर अली साहब, संजय सिंह, आप चारों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डिबेट में। लेकिन भारतीय राजनीति में बिहार इस वक्त अगले 6 महीने तक लगातार सुर्खियों में रहने वाला है। उसकी वजह बहुत साफ है, चुनावी राजनीति में बिहार की राजनीति बिल्कुल करवट ले चुकी है। जो दुश्मन थे वो दोस्त हो चुके हैं, जो दोस्त थे वो दुश्मन बन चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों में जो दोस्त साथ साथ दिख रहे हैं, लालू नीतीश, क्या उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं नहीं है मुख्यमंत्री बनने को लेकर? क्या गारंटी है कि लालू यादव नीतीश के साथ इन 6 महीनों में भरपूर साथ देंगे और अपनी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए, ये कोशिश वो नहीं करेंगे? तो नीतीश कुमार के लिए अगले 6 महीने उनके राजनीतिक करियर के सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले। आज हमने अपना यही सवाल आपसे पूछा था अपने 8 बजे के इस कार्यक्रम में कि क्या महादलित वोट बैंक जो नीतीश कुमार ने क्रिएट किया, खड़ा किया, क्या वो उनके हाथ से अब निकल जाएगा? क्योंकि जिस महादलित मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, आज उसी महादलित मांझी को अपने कुर्सी की खातिर किनारे कर दिया है। हमको हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं। जो जवाब हमको हमारे पास आए हैं, 72% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, यानी कि मांझी के इस्तीफे से महादलित वोटर चुनावों में नीतीश को नुकसान पहुंचाएंगे। 72% लोग ऐसा कहते हैं, 28% ऐसा नहीं मानते हैं। तो नीतीश कुमार अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आने वाले 6 महीनों में उनको वो तमाम काम करने होंगे जिससे ये महादलित वोट बैंक जो उन्होंने अपने ही फॉर्मूले से इजाद किया था, उसको दोबारा अपने साथ खड़ा करना होगा, अपनी कोशिश में उसको अपने साथ जोड़ना होगा। फिलहाल आज के इस 8 बजे के कार्यक्रम में